एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा की संरचना के बारे में और उससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है। लोकसभा की संरचना से संबंधित आर्टिकल 81 अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में बात की हुई है। और भाग कौन सा देख रहे हैं हम, भाग 5 में ही है ये सब, और परंतु अध्याय 2 है। अध्याय 2 में पार्लियामेंट अर्थात संसद के बारे में बात की गई है। तो ये बात याद रखना कि अध्याय 2 में अब कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। तो अध्याय 2 में बात कौन सी की गई है, संसद के बारे में बात की गई है। अध्याय 2 में ही हम देख रहे हैं, भाग 5 है, अध्याय 2 में ही हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, लोकसभा की संरचना। तो अनुच्छेद 81 किस चीज़ के बारे में बात करता है, लोकसभा की संरचना अर्थात स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो लोकसभा की संरचना से संबंधित आर्टिकल है अनुच्छेद 81। अब क्या कहा गया है, अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा, क्या अनुच्छेद 331 में क्या कहा गया है, 331 में एक बात कही गई है कि आपको पता है लोकसभा में राष्ट्रपति जी के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को मनोनीत किया जाता है। तो ये 331 में ये बात है। अगर आपसे पूछा जाए कि 331 में क्या है, तो 331 में ये बात लिखी हुई है कि अगर राष्ट्रपति जी को ऐसा लगता है कि जो भी सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं उनमें एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राष्ट्रपति जी लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को मनोनीत कर सकते हैं। एंग्लो इंडियन क्या है, एंग्लो इंडियन यानी कि एंग्लो अर्थात अंग्रेज, जिन्हें आप कह सकते हैं इंडियन यानी कि बिल्कुल इंडियन भारतीय, एंग्लो इंडियन यानी कि मिक्स। तो बात है कि जो भी कुछ ऐसे लोग थे भाई, कुछ जब इंडिया में आए अंग्रेज तो ऐसा हुआ कि कुछ अंग्रेजों ने इंडिया में शादी करी या कुछ भारतीयों ने अंग्रेजों से शादी करी, तो उनकी जो संतान हुई उसको एंग्लो इंडियन बोला गया। क्लियर है, तो वो होते हैं एंग्लो इंडियन। अब जो उनकी संतानें हैं, पहले उनका कभी अंग्रेजों से कोई ना कोई ताल्लुक़ रहा होगा, ठीक है, तो उनकी जो संतानें हैं, जो आगे आ रहे संतानें, उनके बच्चे तो वो एंग्लो इंडियन कहे जाएंगे। क्लियर रखिएगा इस बात को आप, क्लियर कि अंग्रेज़ और भारतीय आपस में शादी करते हैं, उनकी जो संतानें हैं वो एंग्लो इंडियन समुदाय के तहत आती हैं। आपसे पूछा भी जा सकता है, पता होना चाहिए, नहीं भी पूछा गया तो क्लियर एंग्लो इंडियन क्या होता है। तो 331 में यही कहा गया, एंग्लो इंडियन के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 530 से अनधिक सदस्यों, यानी कि 2 बात की गई यहाँ पर कि प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव होगा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जो पहले विजेता, जरूरी नहीं है कि सब 50-50, कोई वोट डिसाइड नहीं है कि सबको इतने प्रतिशत वोट लाने हैं या जो विजेता होगा उसके इतने प्रतिशत वोट लाने हैं तभी जीतेगा। लोकसभा के चुनाव में ऐसा कुछ नहीं है। आप हो सकता है कि जो हारा है वो सिर्फ आपसे कुछ ही वोटों से आ रहा हो, परंतु वो हारा है, आप उससे इतना भी है कि हो सकता है कि उसको जो वोट मिली हैं वो 2 लाख हैं जो हारा है, और आपको सिर्फ 2,10,000 20,000 सिर्फ इतनी वोट मिली हैं। वोट तो उसे भी मिली है ना हारने वाले को, परंतु आपको उससे कुछ ज़्यादा मिली है। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इसको बोला जाता है कि पहले जिसने पास कर लिया, प्रथम तौर पर दौड़ में क्या होता है, दौड़ में सभी उस लाइन को छुएंगे, परंतु पहले जिसने छू लिया, दौड़ लगा रहे हैं आप, तो उसमें क्या होता है, जिसने पहले छू लिया वही विजेता कहलाता है। तो इसी तरह लोकसभा के चुनाव में है। लोकसभा के चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन, सीधे तौर पर हम और आप वोट करने जाते हैं लोकसभा के लिए, लोकसभा में वोट करने जाते हैं ना हम और आप, एमपीज चुनते हैं। एमपीज अर्थात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद जिनको बोलते हैं एमपीज। क्लियर, और सदस्य कितने बताए गए हैं, 530 यानी कि राज्यों से 530 सदस्य चुन के आएंगे। क्लियर रखिएगा। संघ राज्य क्षेत्रों का, संघ अर्थात केंद्र शासित प्रदेश, जैसे चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली, दमन दीव, दादर नागर हवेली, ये सारे क्या हैं, देखिए आपका होमवर्क है, आप पता कीजिए कि वर्तमान में
केंद्र शासित प्रदेशों की या संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, क्योंकि अभी इनमें चेंजेस किया गया, इनकी संख्या बदली है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि लेटेस्ट है, पूछा जा सकता है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे चुने हुए 20 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। ये कहा गया है कि पहली बात तो इनका चुनाव उस रीति से किया जाएगा जो संसद विधि बनाकर करेगी, ठीक है। एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है तब इनका चुनाव किया जाता है, वो निर्वाचक मंडल के संसद ही बनाती है। और 20 से ज़्यादा सदस्य नहीं होंगे, 230 तो हो गए राज्यों से, 20 हो गए केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 हो गए एंग्लो इंडियन हो गए ना। यहाँ 331 का बंदो बचाया मैंने आपको, तो कितने हो गए टोटल 552 टोटल सीटों का प्रावधान है संविधान में। आपसे पूछा जाए कि संविधान में लोकसभा के लिए टोटल कितनी सीटों का प्रावधान है, तो टोटल 552 सीटों का प्रावधान है। परंतु वर्तमान में जो चुनाव होते हैं वो 545 पर होते हैं। अब 545 में से 543 तो हो गए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से, 2 हो गए एंग्लो इंडियन, तो बाकी 7 सीट। अब ऐसा होता है कि अब जैसे जम्मू कश्मीर है, उसका कुछ जो हिस्सा है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाक के पास है, POK बोलते हैं ना, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, POK पूछा भी जा सकता है आपसे, POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पाक के पास है। अब जो वो ऐसा नहीं है भाई हमारा देश अखंड भारत है, हम अपने देश का एक इतना सा भी हिस्सा कहीं नहीं देंगे, तो वो हिस्सा जब हमारे पास आएगा, या फिर ऐसा होता है कि कई कुछ हिस्सा आ जाता है, कोई कुछ डिवाइडेशन किया जाता है तो सीट बढ़ानी पड़ेंगी, तो इसलिए ये सीट 7 सीट एक्स्ट्रा हैं, तो गड़बड़ कुछ नहीं होगी, पहले से 7 सीट एक्स्ट्रा डाल दी गई हैं। क्लियर रखिएगा इस बात को। तो टोटल कितनी संख्या है संविधान में 552। वर्तमान में चुनाव कितनी सीटों पर होते हैं, 545 सीटों पर होते हैं। खंड 1 के उपखंड का के प्रयोजनों के लिए, यानी कि खंड 1 ये है, खंड 1 के उपखंड का के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य के लोकसभा में स्थानों का आवंटन ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य हो। यानी कि ये बात किया गया है कि जो स्थानों अर्थात सीटों का आवंटन किया जाएगा, सो जो सीटें सभी राज्यों के लिए आवंटित की जाएंगी, दी जाएंगी, रखी जाएंगी। तो ये बात है कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या, यानी कि जिस राज्य के लिए सीट दी जा रही है, जिस राज्य के लिए सीटों का आवंटन किया जा रहा है, उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक सा ही हो की कोशिश पूरी ऐसी होगी। परंतु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कहीं जनसंख्या ज़्यादा है किसी राज्य में, किसी में बहुत कम है। कोशिश ये की जाती है कि जनसंख्या और जो सीटें हैं उनमें बैलेंस रखा जाए, कोशिश पूरी यही है। तो ये बात की गई है इसमें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया। प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या में अनुपात समस्त राज्यों और यथासाध्य एक ही हो। तो इसमें भी यही कहा गया है, जो निर्वाचन क्षेत्र आप देखते हैं कि निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। आप जब चुनाव के लिए जाते हैं तो आपके पास एक स्लिप आती है ना, आपको पता होता है कि भाई मेरी वोट उस जगह है। ऐसा तो नहीं है कि जहां आपका के वोट आप जिस जगह देने जाने वाले हैं, जिस जगह आपका नाम है, आप उससे दूसरी जगह चले जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। आपका नाम जिस क्षेत्र की लिस्ट में होगा, जिस एरिया की लिस्ट में होगा, आप वहीं वोट देने जाएंगे। तो निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। तो यही कहा गया है कि निर्वाचन क्षेत्र में इस तरीके से बांटा जाएगा कि जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्यों में यथासाध्य बराबर हो, बैलेंस होना चाहिए जनसंख्या का और जो स्थान बांटे गए उनमें बैलेंस। तो दोनों में यही बातें की गई है। यहाँ पे सीधे लिख दिए, यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र को इंक्लूड करके लिख दी गई है। क्लियर कि जनसंख्या और जो सीटें बांटी जा रही हैं, आवंटित की जा रही हैं, दी जा रही हैं, उनमें थोड़ा बैलेंस होना चाहिए। आपको बताया है मैंने जब पार्लियामेंट पढ़ाया है कि परिसीमन आयोग बनता है, जो निर्वाचन क्षेत्र है ना उसके लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, वही निर्वाचन क्षेत्र डिसाइड करता है। और वो परिसीमन आयोग का गठन करता कौन है, वो करती हैं हमारी लोकसभा संसद। ठीक है, क्लियर। परंतु इस खंड के उपखंड का, यानी कि इस खंड के, कौन सा खंड, ये उपखंड का, ये उपखंड का राज्यों के बारे में बात करता है ना कि
30 से अनधिक, यानी कि 530 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो इसी के बारे में एक बात कही गई है। परंतु इस खंड के उपखंड का के उपबंध किसी राज्य को लोकसभा में स्थानों के आवंटन के प्रयोजन के लिए तब तक लागू नहीं होंगे जब तक उस राज्य की जनसंख्या 60 लाख से अधिक नहीं होगी। तो ये जो प्रावधान है वो, क्योंकि फिर तो छोटा हो जाएगा, अगर आपको राज्य की श्रेणी में आना है तो आपके लिए क्या कि 60 लाख से ज़्यादा, 60 लाख तो होनी ही चाहिए मिनिमम, 60 लाख से ऊपर हो ठीक है, परंतु 60 लाख होने चाहिए। तब तक ये जो प्रावधान है उपखंड, इस खंड के अर्थात खंड 1 के उपखंड का के जो प्रावधान है तब तक लागू नहीं होंगे जब तक जनसंख्या 60 लाख, ये बात कह दी गई है। क्लियर। इस अनुच्छेद में जनसंख्या पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं। परंतु इस खंड में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं निर्देश का जब तक सन 2026, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2026 के पश्चात की पहली जनगणना, 2026 के बाद जो भी पहली जनगणना होगी के पश्चात की पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं होते, यह अर्थ लगाया जाएगा कि क्या लगाया जाएगा, खंड 2 के उपखंड का, यानी कि खंड 2 कौन सा है, खंड 2 का उपखंड का इसमें बात की गई ना, खंड 2 के उपखंड का के उद्देश्यों व खंड के परंतु के लिए सन 1971 की जनगणना के लिए संदर्भित है। तो आपसे ऑल ओवर जो ये पूरा बात है, इस पूरी बात में सिर्फ इतना कहा गया है कि जो हमारा बेस ईयर है, आपको पता है निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन किस जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। अब देखिए 2011 में भी जनगणना हुई थी, अब जनगणना होने भी वाली है 2021 में, तो क्या बेस ईयर है ये आधार वर्ष है हमारी सीटों को बांटने का? नहीं, जो हमारा बेस ईयर है, आधार वर्ष है, सीटें जिस आधार पर बांटी गई हैं, निर्वाचन क्षेत्र जैसे विभाजित है, जो सीटें विभाजित हैं हमारे लोकसभा के लिए, बेस ईयर है 1971 की जनगणना। ठीक है, अब तक बहुत सारी 2011 में भी जनगणना हुई है, 2021 में भी होगी, हर 10 साल बाद जनगणना होती है। परंतु लोकसभा के चुनाव के लिए जो बेस ईयर है, लोकसभा के लिए ना सभी के लिए जो चुनावों का बेस ईयर है वो याद रखिएगा 1971 का है, 1971 के आधार पर होते हैं और वो कब तक ऐसे ही होते रहेंगे, 2026 तक, और 2026 तक होते रहेंगे इसी आधार पर। तो यही तो कहा गया है कि 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते तब तक किस आधार पर बांटा जाएगा, 1971 के आधार पर। खंड 2 के उपखंड खा के उद्देश्यों के खंड 2 के लिए सन 2001 की जनगणना संदर्भित है। और आपको ये 2001 जो बात की गई है और ये जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सभी के लिए अब आपको यहाँ पे एक बात बताती जाती है कि पहले आपको पता है कि निर्वाचन क्षेत्रों के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता था। अब परिसीमन आयोग हर साल हर चुनाव में सभी चुनाव के लिए नहीं बनाया जा रहा है। कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग बनाया जाएगा, परंतु 2002 में संविधान में संशोधन किया गया। उस समय अटल जी की सरकार थी और ये तय कर दिया गया कि 2026 तक परिसीमन आयोग ने जो निर्वाचन क्षेत्र डिसाइड कर दिया गया है वो भी एज इट इज सेम रहने वाला है। क्लियर रखिएगा ये बात। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारी लोकसभा का चुनाव का, लोकसभा के क्या सीधा भी पूछ सकते हैं, चुनावों का, सारे चुनावों का आधार वर्ष क्या है, 1971 की जनगणना है। कब तक यही रहने वाली है, 2026 तक यही रहने वाली है। साथ ही साथ जो परिसीमन आयोग है अब वो कब निर्वाचन क्षेत्र के को पुनः अवलोकन करेगा, तो वो भी 2026 में करेगा। ये प्रावधान 2002 में कर दिया गया और 2002 में तो किया गया, परंतु किस आधार पर किया गया, 2001 के आधार पर। यही कहा गया 2001 में जो जनगणना हुई थी उस जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग के द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों को बांट दिया गया। अब 2026 तक
रहने वाले हैं। क्लियर? 3 बातें हैं इसमें, ऑल ओवर सारे में यही बात की गई है। 1971 याद रखना है आपको, जो चुनावों का आधार वर्ष है, बेस ईयर है। दूसरा 2026 तक ऐसे ही रहने वाला है। तीसरा जो निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए जाते हैं वो भी 2026 तक ऐसे ही रहने वाले हैं, और उनको किस आधार पर ऐसे ही रखा गया है? 2001 की जनगणना के आधार पर। और ये संशोधन 2002 में किया गया था। 2002 में संशोधन किया गया अटल जी की सरकार में। 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग ने निर्वाचन क्षेत्रों को डिसाइड कर दिया। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। इसमें मैंने सिर्फ एक ही आर्टिकल समझाया है, और ये सारी बातें कहने को मैं आपको सीधा भी बता सकती थी, परंतु ये जो इतनी सारी बातें लिखती हूँ ये इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको संविधान की लैंग्वेज भी समझ में आ जाए। हो सकता है वो नॉर्मल भाषा में आपसे ना पूछें, वो संविधान की लैंग्वेज में आपसे बात पूछ ले, तो आपको संविधान में क्या लिखा हुआ है, कैसी भाषा का प्रयोग हुआ है, वो सारी भाषा पता होनी चाहिए। तो इस कारण से मैं सारी बातें लिखती हूँ। सीधे तौर पर तो बता सकती हूँ आपको कि हाँ बिल्कुल जी इतनी ये बात की गई है, 2-4 पॉइंट्स हैं, ज़्यादा कोई पॉइंट्स नहीं है, परंतु फिर भी इतना बोर्ड पे इतना बड़ा अच्छे से लिखावट की गई है, तो ये सिर्फ इसीलिए है ताकि आप एज इट इज़ देख लें, ऐसे 30 शब्दों को देख लें कि ऐसे के ऐसे शब्द, ये चीज़ ऐसे संविधान में लिखी गई है। हो सकता है वो नॉर्मल भाषा में आपसे ना पूछे, क्योंकि नॉर्मल आप बताइए, अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, तो आपके अंदर कुछ अलग होना चाहिए, कुछ स्पेशलिटी होनी चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, तभी तो वो आपको लेंगे। जर्नली अगर नॉर्मली तरीके से रहना है तो सभी यूपीएससी क्लियर नहीं कर लेंगे। तो यही बात है, वही बच्चे क्लियर करते हैं जो चीज़ों को बहुत ध्यान से, उसकी लैंग्वेज को भी पढ़ते हैं। ठीक है, आप अपनी भाषा में ढालकर जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो बिल्कुल लिख देंगे, हो सकता है, परंतु क्वेश्चन जो पूछा हो या प्रीलिम्स में जो आपको क्वेश्चन दिए गए हों वो उन्होंने अपनी भाषा में दी हों, जब आप उसको समझ लेंगे जब तो सही आंसर लिख पाएंगे, सभी सही आंसर दे पाएंगे। इस कारण से पूरा बोर्ड इतनी सारी लिखावट की गई है। पॉइंट्स 3-4 ही हैं, ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसमें पूरे बोर्ड पर एक ही आर्टिकल आया और एक ही आर्टिकल के बारे में हमने डिस्कशन भी किया है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।